सभी को नमस्कार। कोशिश करूंगा मैं कि 15 मिनट में अपनी बात पूरी कर सकूं, और उससे अधिक हालांकि कुछ कहने के लिए होता भी नहीं है। अगर उतने में नहीं पूरी हो रही है तो फिर नहीं होगी। हमारे अध्यापक थे स्कूल में, वो कहते थे अगर तुम अपनी बात 10 मिनट में नहीं कह सकते तो 100 मिनट में भी नहीं कह सकते। साथियों, मुक्तिबोध पर इतने सत्र हुए, और अब उनका जो यह लेखन का पक्ष है, कथा प्रसंग, बहुत ही उसमें प्रसिद्धि उनको नहीं दी जाती है। तो हम दोनों को एक ऐसे सत्र में रखा गया है कि उस पर बातचीत करनी है, और सभ्यता समीक्षा भी हो चुकी है और भी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद तो बचता क्या है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। असल में मुक्तिबोध ऐसा नहीं था कि एक कविता लिखने के अंतराल में कहानियां लिखते थे। वो 1936 से कहानियां भी लिख रहे हैं। नेमी जी ने जो तीसरा खंड संपादित किया है उसमें 1936 से लेकर के और 1964 तक, तो लगभग वो कविता और वैचारिक निबंध के साथ साथ कहानियां भी चल रही हैं। लेकिन मुश्किल यह है हिंदी कथा साहित्य की और उसकी आलोचना की। जैसे हम लोग जब विभाजन करते हैं तो एक प्रेमचंद युग हो गया, एक प्रेमचंदोत्तर युग हो गया, फिर उसके बाद नई कहानी आंदोलन आ गया। अज्ञेय को तो भी कहानीकार के बतौर प्रेमचंदोत्तर युग में जैनेन्द्र के साथ गिनती कर ली जाती है उनकी। लेकिन नई कहानी आंदोलन या उसके किसी भी कथा धारा जो हिंदी में है, मुक्तिबोध, और साथ ही हमको याद रखना चाहिए कि श्रीकांत वर्मा ने भी कहानियां लिखी हैं। तो मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा और रघुवीर सहाय ने भी, इन तीनों की गिनती किसी कथा धारा में नहीं होती है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये तीनों खुद एक साथ, मतलब मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा और रघुवीर सहाय, अगर किसी धारा में रखे जाएं तो शायद नहीं रखे जा सकते हैं। जैसे मार्कंडे, अमरकांत और शेखर जोशी एक साथ नहीं रखे जा सकते, हालांकि हैं वो एक साथ लेखन और उस धारा में। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि मुक्तिबोध किसी कहानी आंदोलन के प्रभाव में कहानी नहीं लिख रहे थे, या उसके दबाव में कोई कहानी लेखन वह नहीं कर रहे थे। जो कविता और वैचारिक निबंध हैं उनके साथ ही जो घर, परिवार, समाज का घमासान था, उसके जो हाहाकार थे, उसकी जो यंत्रणा थी, अब उसमें खुद वो शामिल होते हुए, जो कि अपनी कविता में भी हैं, वो जिसको हम लोग बार बार मध्य वर्ग की आलोचना कहते हैं, असल में मुक्तिबोध की लड़ाई किससे है? क्या किसी बाहरी समाज से केवल है? वो उसी मध्य वर्ग में रहते हुए खुद से भी लड़ रहे हैं, और वो कहानियां उसकी गवाह हैं, लगभग सभी कहानियां। तो इसलिए उस यातना को, उससे जूझते हुए, छटपटाते हुए, विचलित होने के कगार पर जाते हुए लेकिन हारते ना हुए, वो उन कहानियों में दिखते हैं। और इसलिए आप कहानी के किसी शिल्प में या किसी कहानी के तत्व या तकनीकी में उनको जब देखेंगे तो स्वाभाविक है कि वह इस तरह से कहानीकार नहीं सिद्ध होते हैं। लेकिन मुक्तिबोध ने कभी भी विधा के हद को एक कोई खांचा सांचा नहीं बनाया, जिसको सुबह से ये बात हो रही है कि कविता में भी वो असमाप्य है। नेमी जी ने लिखा ही है कि एक ही कविता लगातार वो जैसे लिखते रहे हैं। तो उन कहानियों में भी आप देख सकते हैं, और वो हदबंदी को तोड़ते हैं, वो टूट जाती है। श्रीकांत वर्मा का एक उदाहरण है, कथन याद आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि असल में जो मुक्तिबोध का अनुभवात्मक आवेग है, जिसको सुबह कहा गया, सुबह के सत्र में, कि वो सिजोफ्रेनिक भी थोड़ा थोड़ा लगते हैं, साइकोरिस्ट भी लगते हैं, तो वो जो अनुभवात्मक आवेग है वो उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता से बड़ा हो जाता है, और इसलिए उनका साहित्य टूट जाता है। ये श्रीकांत वर्मा का कथन है। अब ये जो साहित्य का टूट जाना है, इसलिए आप देखें तो कविता में भी,
कहानियों में भी वो पूर्ण कोई भी कहानियां नहीं है। हम मान लेते हैं कि पूर्ण है, कुछ उसी खंड में कुछ अधूरी कह करके कहानियां प्रकाशित हुई हैं और कुछ पूरी कह करके। तो वह जो टूटा हुआ नहीं, कविता से छूट करके वो कहानियां नहीं है, वो कविता और वैचारिक निबंध से टूट करके निकली हुई अपने समय और उस मध्य वर्ग के बीच की कहानियां हैं जिसको मुक्तिबोध देख रच रहे थे। इसलिए उनकी कुछ कहानियां कविता के शीर्षकों के नाम पर भी हैं। जैसे जिस अंधेरे में कविता की बात हुई, पहले वो कहानी के रूप में लिखी जा चुकी थी, पहले उस कविता के पहले ही। और खुद ब्रह्म राक्षस जो कविता है वो लगभग दोनों एक साथ चल रही थी। कविता कवि पत्रिका में छपी 1957 में और कहानी नया खून में छपी 1957 में। तो ये दोनों ही कहानियां, कविता और कहानियां एक साथ जैसे चल रही हैं। तो इसलिए जो ये प्रक्रिया है मुक्तिबोध के यहाँ, वो इसीलिए मैंने कहा कि किसी विधागत शिल्प में उसको अलग अलग बांट करके देखने पर वह कहानी के तकनीकी या तत्व के पक्ष पर आपको लग सकता है कि यह कहीं नहीं ठहरती है, लेकिन दरअसल वो उन्होंने केवल कहानी के सांचे का उपयोग किया है, वो उसके पक्ष तत्व पर नहीं जाते हैं। तो इसलिए जिसको हम लोग बार बार कहते हैं, उनको अगर देखना हो उस सांचे को, तो स्वाभाविक है उनकी जो कहानियां हैं, इस अर्थ में वह असल में किसी कथात्मकता को या घटनात्मकता जो कहते हैं, संवाद कहते हैं, या यह भी कि वह किसी पात्र या चरित्र नायक को नहीं खड़ा करते हैं अपनी कहानियों में। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि दरअसल ऐसा क्यों होता है। सुबह कह रहे हैं दोपहर के ही उस सत्र में भूत का उपचार जिस कहानी का जिक्र उदयन जी ने किया था, और वो सचमुच में वह कहानी नहीं है। जैसे हम लोग रचना प्रक्रिया की बात करते हैं, लेखन प्रक्रिया की बात करते हैं, या मनु भंडारी की एक कहानी है मैं हार गई, जिसमें वो पात्र बनाती हैं लेकिन वो बनता नहीं है, छूट जाता है उनसे। तो उसी की पूरी प्रक्रिया की वो कहानी है भूत का उपचार। मैं उससे दो उदाहरण पढ़ूंगा जिससे चरित्र नायक या पात्र रचने या खड़ा करने की जो शिकायत है आलोचकों की, वह कैसे उसको समझ रहे हैं। मैंने एक कहानी लिखी, 4 पन्ने लिखने के बाद मालूम हो गया कि वह उस तरह आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। मुख्य पात्र की जिंदगी थी, मैं भाष्यकर्ता दर्शक की हैसियत से एक पात्र बना हुआ था। कहानी बढ़ सकती थी बशर्ते मैं मूर्खता को कला मान लेता। फिर इसी में आगे कहते हैं, और उनका एक मशहूर वाक्य है कि मैं भावना का नाट्य करना नहीं पसंद करता। तो उसी में कहते हैं कि उसी कहानी भूत का उपचार में कि ईश्वर के लिए आप मुझे गलत चित्रित न कीजिए। ठीक है कि मैं तंग गलियों में रहता हूं और बच्चे के कपड़े नहीं हैं, या कि मैं फटे हाल हूं, किंतु मुझ पर दया करने की कुचेष्टा न कीजिए। अब ये जो उदाहरण हैं दोनों, दरअसल कहानियों के संदर्भ में आज भी और पहले भी जो यह कुचेष्टा और मूर्खता वाली बात वो कह रहे हैं, तो एक सधी हुई टिप्पणी है भावना का नाट्य करने वाले कहानीकारों के लिए। और मुक्तिबोध अपने लेखन से में और अपने व्यक्तित्व में इस तरह का कोई नाटक नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में कहीं कोई फांक नहीं थी। वो निराला जैसे आखिरी दिनों में जब उन्होंने कहा ना कि आई एम मेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेइंग द सेम कार्ड इन लाइफ एंड लिटरेचर, तो दोनों में वो एक साथ जैसे जीवन और साहित्य में एक ही पत्ते खेलते हैं। और इसी संदर्भ में वो बार बार पूछते हैं कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। और ये कहानियां दरअसल उस पूरे ही इस प्रश्न को बहुत ही गहराई में जाकर के, और खुद उनके यहाँ जो वो दरअसल कथावाचक है जिसको हम नरेटर कहते हैं, वो कौन है, जो मैं है उनका और जिससे वो संवादरत हैं, वो उसी आत्म से निकला हुआ वह आत्मन है जिसे वह कह रहे हैं। तो ये जो रिश्ता है, दो ही पात्र हैं उनकी कहानियों में, जो मैं और उससे निकला हुआ जो वह है, और इन दोनों के बीच वो कथा चलती है।
तो इसलिए उसको जिसको हम लोग कहते हैं कि वो केवल मध्य वर्ग की एक कटु आलोचना है, दरअसल उतने से बात बनती नहीं है, क्योंकि खुद एक तनाव और दृष्टा की तरह ही नहीं, पहले सत्र में दृष्टा और भोक्ता, सृष्टा और भोक्ता की बात आई, तो वो अलगाव उनसे नहीं है, वो उसमें बाकायदा एक भोक्ता की तरह से जो असल में उस जीवन संघर्ष में, उस जीवन यथार्थ में जुड़े हुए हैं। और इसलिए इतिहास बोध और वर्ग बोध मुक्ति बोध के यहाँ खूब ही सचेत ढंग से है। और इस पर मुझे मलयज याद आते हैं, उनका जो लेख है सतह से ऊपर उठाती रचना, जिसमें मुक्तिबोध के वर्गबोध की पहचान करते हैं वो, और कहते हैं कि दरअसल वर्गबोध को मुक्तिबोध ने अपने सीने पर शपथ तलवार की तरह रखा था। ये उन्हीं का है शपथ तलवार। और यह वर्गबोध जैसे कसौटी हो उनके जीवन संघर्ष को अर्थ देने के लिए, ये मलयज का ही कथन है। तो इसलिए इस वर्गबोध को, जीवन संघर्ष को जब आप व्याख्यायित करते हैं उसी लेख में मलयज, तो रंगों की बात हुई कई सत्रों में, बहुत ही सुंदर ढंग से मलयज ने उसको रखा है। स्याह नीला और लाल, तो इसलिए मुक्तिबोध का जो अंतःकरण है वो इन दोनों रंगों से बना है। और वो कहते हैं कि दरअसल जो नीला रंग है वो उदास ठहरी हुई रात है, और जो लाल रंग है वह दिन में उगता हुआ अरुण कमल। अब आप इन दोनों को, नीला और लाल को मिलाते हैं तो बैंजनी रंग बनता है। और मुक्तिबोध के यहाँ ये बैंजनी का फूल और बैंजनी रंग किस अर्थ में आता है, ये अभी हमें समझने की जरूरत है। अब इस वर्गबोध और जीवन संघर्ष के ही संदर्भ और परिप्रेक्ष्य से कुछ कहानियों को मैं लूंगा। पक्षी और दीमक का जिक्र हुआ, तो पक्षी और दीमक, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, विपात्र जो उनकी लंबी कहानी है और उपन्यास के रूप में भी छपी, उनका एक खंडित आधा अधूरा उपन्यास पक्षधर में ही शमशेर जी के प्रयास से वह उसकी पांडुलिपि मिली थी, और दूरनाथ जी ने पहले अंक में जो निकला था 1975 में वो छपा था। बाद में दूसरे संस्करण या तीसरे संस्करण में वो रचनावली में भी नेमी जी ने उनका उल्लेख करते हुए दिया है। पक्षी और दीमक, जैसा कि बताया अशोक जी ने, कि कल्पना 1963 में यह कहानी छपी थी। क्या ही रूपक कथा का सुंदर उपयोग किया है इस कहानी में मुक्तिबोध ने। उसमें छोड़ दीजिए कि वो भगवा खद्दरधारी जो हैं वो क्या करते हैं और गांधीवादी विचारों से प्रभावित श्यामला क्या करती है, वो सभी छोड़ दीजिए। जिस मध्य वर्ग की हम लोग बात कह रहे हैं, दरअसल वह जो रूपक कथा है, आप सोचिए कि उसमें बाजार भी आप ढूंढ सकते हैं। आज के अर्थ में बाजार भी, और जो बाजार और बुद्धिजीवी का रिश्ता है उसको भी आप ढूंढ सकते हैं। दो दीमक लो और अपने एक पंख दो। तो जो पक्षी है वो उसको सुस्वाद और इस तरह का भोजन चाहिए जो अच्छा लगे, खाते खाते जो सामान्य रोज की चीजें हैं वो उब गया है, तो उसको लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे पास तो इतने पंख हैं, एक एक देता जाऊंगा, और वही करता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि दरअसल उसकी जो आज़ादी है, उसकी जो उड़ान है, उसकी जो शक्ति है, वह धीरे 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 कैसे छीन ली जाएगी, उससे वो श्रीहीन होता चला जाएगा, और होता वही है उसके साथ। तो इस रूपक को भी समझने की जरूरत है। और आज के समय में, जिसको हम आज अपना समय कहते हैं, दरअसल यह रूपक कथा ऐसा नहीं है कि मुक्तिबोध के पहले नहीं थी, लेकिन मुक्तिबोध अपने उस पूरे अनुभव की, क्योंकि ये कहानियां जो हैं, ये खास करके जिन कहानियों को मैंने लिया है, 1958 में जब वो राजनाथ गांव आ गए और 1964 तक रहे, तो लगभग उन्हीं के पूरे परिवेश और उसमें जो पूरा जीवन संघर्ष है, और खुद मुक्तिबोध को जैसे उनको लगता था कि मैं भी इसमें शामिल हूं, लेकिन कैसे इससे निकलूं, तो यह जो छटपटाहट थी, यह निकलने की जो पीड़ा थी, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वह अंत में उसके पास जब कोई पंख नहीं बचता है,
तो वो किसी तरह से धरती पर आता है और चुन चुन करके कुछ दीमकें इकट्ठा करता है और फिर वो दूसरा सौदा करना चाहता है, लेकिन बाजार ऐसा होने नहीं देता है। तो वो जो कहता है कि दीमक ले लो और पंख लौटा दो, तो उसमें मुक्तिबोध लिखते हैं कि मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं देता। तो स्वाभाविक है कि अब पंख तो हमने अपना गंवा दिया, मतलब अपनी जो आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता, अपनी जो अपना जो अस्तित्व था, वो सब कुछ हमने गंवा दिया एक लोभ और लालच में। तो इसको आप जब समझना शुरू करते हैं तो यह पूरी तरह से किसी मध्य वर्ग के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, या जिसको आप कह सकते हैं कि पूरे उस सत्ता संरचना के लिए, जैसे भी आप इसको व्याख्यायित या इसका पाठ करना चाहें, वो हम मुक्तिबोध उस कहानी में ले आते हैं। लेकिन जिसको मैंने कहा कि दरअसल उसमें शामिल होते हुए भी उनको यह आभास है, तो वो आखिर में कहते हैं कि नहीं, मुझ में अभी बहुत कुछ शेष है। निराला ने जैसे कहा था अपनी कविता में, जी, मुझ में अभी बहुत कुछ शेष है, बहुत कुछ, मैं उस पक्षी जैसा नहीं मरूंगा, मैं अभी भी उबर सकता हूं, रोग अभी असाध्य नहीं हुआ है, प्राण शक्ति शेष है, शेष। तो ये असल में मुक्तिबोध है। इसलिए उनकी जो दूसरी कहानी है वही सतह से उठता आदमी। अब वह कहानी जिस ढंग से कृष्ण स्वरूप और राम नारायण, ये दो चरित्र हैं और दोनों एक दूसरे के बनाम हैं। मतलब जैसे होता है कथा साहित्य में और उसकी अपनी तकनीक में कि एक जब हम पात्र खड़ा करते हैं तो उसके एक प्रतिनायक के रूप में भी खड़ा करते हैं, खलनायक नहीं, एक नायक एक प्रतिनायक। तो उसको वो इस दो आधारों में लेते हैं और जो खुद जिसको वाचक कह रहे हैं हम, कन्हैया जो है, वो असल में कृष्ण स्वरूप के भी पूरे जीवन को उसको देख चुका है, जो सतही उसका पहले का जीवन है सतह, और राम नारायण से जहां से वो बना है। तो इसलिए वो कहता है कि दरअसल ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और मैं वैसा होना नहीं चाहता। तो ये महत्वपूर्ण है कि उसकी भी जो अपनी मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय आकांक्षा, इच्छा है, वो देखता तो है, लेकिन अंततः उसे लगता है कि कृष्ण स्वरूप ने जिस तरह से ये चीजें अर्जित की हैं, अगर वही है तो फिर उसमें रखा क्या है, मैं वैसा होना, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए जो कुचली हुई गरीबी है या उसमें जी रहे या उससे उबरने की जो आकांक्षा है, निश्चित तौर पर मुक्तिबोध के भीतर भी वो रही होगी और कुछ पत्र उसकी शिनाख्त भी करते हैं। लेकिन यह देखने वाली बात है कि उसके पीछे जो मुक्तिबोध की अपनी परिवार और जीवन संघर्ष की अपनी जो रचनात्मकता है या उसमें होने की जो उनकी जिद है, क्या सचमुच में वह चाहते तो ऐसा कर नहीं सकते थे? जाना तो अर्थो गमो पाए, तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यह मंजूर नहीं किया। अब इसकी सबसे बड़ी जो कहानी है वो विपात्र है, और मुझे सही करेंगे, मैं कहीं पढ़ रहा था तो जब दिल्ली में एम्स में भर्ती थे तो किसी पत्रकार ने, प्रमोद रंजन ने एक रिपोर्ट इस पर की है, तो किसी पत्रकार ने पूछा मुक्तिबोध से कि आप अपने कथाओं में या कहानियों में नायक नहीं खड़ा कर पाते हैं। तो वो कहते हैं कि दरअसल जो समाज है उसमें ही जब नायक नहीं बचे तो मैं किसको नायक बनाऊं, इसलिए मैं पात्र की नहीं विपात्र की रचना करता हूं। और यह विपात्र आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ जो चरित्र आए हैं उनकी पहचान भी की गई है। एक विद्या केंद्र है और स्वाभाविक है वो विद्या केंद्र दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव है। जयप्रकाश जी बैठे हैं, वो से परिचित हैं। तो उसके जो प्राचार्य और संस्थापक थे पंडित किशोरीलाल शुक्ल, उससे उनको जोड़ करके देखा गया। उसमें वो बॉस के रूप में आए हैं कि बॉस दरअसल कैसे आता है संवाद उसमें कि वह लोगों पर एहसान करके
अपनी कठपुतली बना लेना चाहते हैं, और कुछ लोगों को उनकी कठपुतली बन जाने में भी मजा आता है। तो बात असल में यह थी कि हमारे बॉस जो इस सांस्कृतिक केंद्र के सर्वे सर्वा हैं, बड़ी फिक्र के साथ हम लोगों की देखभाल करते हैं। इस केंद्र के वे प्रमुख हैं, वे हम सबसे प्रेम रखते हैं, चाहते हैं कि हम अच्छे ढंग से रहें और यहाँ के सर्वोच्च वर्ग में गिने जाएं। इसलिए वे हमारी चाल ढाल, कपड़े लत्ते, यहाँ तक कि हमारी गतिविधि पर भी नजर रखते हैं। शहर में उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे अपने पुराने पापों को धो रहे हैं। अब ये पुराने पाप उसमें कहानी में ही कई जगह प्रसंगतः आया है कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई मिल थी, उसमें कैसे थे और फिर किस तरह से अत्याचार हुए थे, तो उन सब का प्रसंग आया, उनमें मैं नहीं जा रहा हूँ। दरअसल इसमें आज की स्थिति में अगर हम इसको देखें और इधर के दिनों में जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, एक छंगामल विद्यालय तो आपने राग दरबारी में पढ़ा ही है, लेकिन इसमें जो विद्या केंद्र जिसका जिक्र करते हैं मुक्तिबोध, उसमें भी तरह तरह के अध्यापक जो हैं, खुद एक जो अंग्रेजी के अध्यापक हैं उनकी भी पहचान लोगों ने की है। वो उस समय उसमें भी संवाद आता है कि उनकी उम्र उस समय 22-23 साल थी। जो जगत हैं उनकी पहचान लोगों ने कनक तिवारी के साथ जोड़ करके की है। तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कहानी में। उसमें आता है संवाद कि यह विद्या अनुरागी और सामाजिक चेतना इनमें है ही नहीं। विद्या अनुराग और सामाजिक चेतना इनमें नहीं है उन अध्यापकों में। हम लोग अपने भी सब लोग शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, यह देखना चाहिए, और यहाँ युवा छात्र हमारे आए हुए हैं उनको भी सोचना चाहिए, देखते ही हैं वे, कि ऐसे शिक्षण संस्थानों में कितने प्रतिशत अध्यापक अब बचे रह गए हैं जिनके भीतर इस तरह से विद्या अनुराग और सामाजिक चेतना जिसकी ओर मुक्तिबोध इशारा कर रहे हैं वो है। अव्वल तो अब यह हुआ है कि उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कक्षाओं में अब नहीं है, कहीं अन्यत्र है, जहां हाजिरी बजाना उनके लिए महत्वपूर्ण है, कक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुक्तिबोध यह देख रहे थे, और ऐसा नहीं था कि उसको वो पहचान भी नहीं रहे थे, और पूरी तरह से उसको जिस ढंग से उन्होंने एक एक दर्शन शास्त्र के जो अध्यापक हैं, रसायन शास्त्र के जो अध्यापक हैं, राव साहब, भनावत, सबको जिस तरह से वो ले आते हैं। तो इसको जब हम लोग आज अपने संदर्भ में इस कहानी को पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे सामने उस पूरे उच्च शिक्षण संस्थान और उनमें जो नियुक्त अध्यापक, उनके साथ जो शिक्षण और प्रशिक्षण की जो अपनी उपलब्धियां और कमियां हैं, और खुद मुक्तिबोध जिस तरह से, क्योंकि पंडित किशोरीलाल शुक्ल ही मुक्तिबोध को ले आए, लेकिन यह भी आजकल जैसे होता है ना कि हमारी नियुक्ति उन्होंने की है तो हम उनके एकदम से चरण धो करके पी लें, ऐसा मुक्तिबोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी जो अपनी व्यक्तिबद्ध सामाजिक चेतना है वह दरअसल उनको ऐसा करने से रोकती है, यह नैतिकता है। इसलिए जिस विद्यानुराग और सामाजिक चेतना की वो बात कर रहे हैं वह हमारा एक नैतिक साहस भी है, और उस नैतिक साहस को मुक्तिबोध उस कहानी में खुद को शामिल करते हुए भी रच रहे होते हैं। तो इसलिए उसमें एक संवाद और आता है, जैसे हम मान चुके हैं जिन अध्यापकों की हम बात कह रहे हैं, चूंकि मैं भी उसी बिरादरी से जुड़ा हुआ हूं तो मेरे ऊपर भी वह लागू हो सकता है। उसमें वो कहते हैं कि जिन लोगों ने यह मान लिया है कि ज्ञान उनके लेखे अगर मोक्ष का साधन नहीं, मुक्ति का सोपान नहीं, तो निस्संदेह वह किसी भौतिक लक्ष्य की पूर्ति का ही एक साधन होना चाहिए। तो वही है, वही हो रहा है। इसलिए मुक्तिबोध का वह परिवेश और उस परिवेश के साथ उनका जो संघर्ष है, उनकी जो बेचैनी है, वह जो वेदना है, वह सब कुछ आप उनके कहानियों में खुद शरीक और शामिल होते हुए एक अपने पात्र और चरित्र की तरह देख सकते हैं। इसलिए हम कहें कि दरअसल वह उनकी कहानियां टूटने वाले मन की सामर्थ्य हैं। उस तरह से उसको जब हम पढ़ेंगे तो उन कहानियों का संदर्भ हमारे सामने खुलेगा। मलयज के ही एक उदाहरण से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुक्तिबोध के पूरे साहित्य के संदर्भ में भी इसको आप कह सकते हैं, कहानियों के संदर्भ में तो है ही, कि ढूंढने में हर बार कुछ मिल जाता है
और उससे ज़्यादा शायद कुछ छूट जाता है। जो मिल जाता है वह सतह पर पड़ा हुआ आदमी है, और जो छूट जाता है वह सतह से उठा हुआ आदमी है। शुक्रिया।